तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल। Hello, everyone. Welcome to another episode of Making Sense with. I'm sure this session will be really helpful for you all since we feel there's a lot of confusion in the minds of students regarding SSB medicals. We keep receiving a lot of queries, so we thought of arranging a session for you all and getting it directly answered by someone who's actually qualified to be answering this. Okay, so for guest for today is Dr. C.P. Saxena. He is based in Kanpur and over time has helped a lot of defense aspirants with their medicals. Welcome, sir, and thank you for taking out time. Thank you so much. So, sir, we have received a lot of queries from students. So, can we go ahead and ask? Ji. Okay. So, the first question we have received is, what are the remedies for sweaty palms? Okay. Sweaty palm जो होता है hyperhidrosis को ही कहते हैं. There are two names like first is sweaty palm and other one is hyperhidrosis. या either palmar hydrosis you can pronunciate. तो इसमें क्या होता है कि नर्वस ये जो बीमारी है ये सीधे सीधे कनेक्ट करती है नर्वस सिस्टम से हमारे. तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जब भी हमारे सामने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आती है जो नॉर्मली हमारे डेली रूटीन में नहीं आती है तो हम कुछ नर्वस हो जाते हैं. जैसे ऑल ऑफ सडन हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हो जाना या ऑल ऑफ सडन कोई क्वेश्चन आ जाना जिसको हम फेस नहीं कर पाते हैं रोज. तो दैनिक दिनचर्या के कार्यों से हटके जो भी समस्या हमें सामना करनी पड़ती है उसमें हमारी कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाती है. कार्डियक एक्टिविटी बढ़ने से हमारे जो हार्मोनल स्टेटस होता है वो भी चेंज होता है क्योंकि माइंड सेटअप चेंज हो जाता है. तो उसकी वजह से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें एंजाइटी होती है. और एंजाइटी का ये सबसे प्रमुख लक्षण है कि आपको स्वेटी पाम्स भी हो सकता है, आपके फोरहेड पे भी स्वेट आ सकता है, आपके नोज टिप पे भी स्वेट आ सकता है और आपके पैर के तलवे में यानी कि सोल में भी स्वेट आ सकता है. तो बेसिकली जो फौज में देखते हैं, डिफेंस मेडिकल्स में देखते हैं, वो सिर्फ हाइपरहाइड्रोसिस चेक करते हैं पाम पर. वो पैरों पे या फिर माथे पे और पसीना नहीं चेक करते हैं क्योंकि उनके लिए हाथ जो होते हैं इस पूरे सिनेरियो में जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स की वर्किंग सबसे ज्यादा होती है क्योंकि पैरों में हम सॉक्स पहने रहते हैं जो कि हमारा स्वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फोरहेड पे हमारे जब पसीना आता है तो हम पसीना रुमाल से पोंछ लेते हैं और अपना उससे मेरा काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है. लेकिन जब भी हम आर्म फोर्सेस में होते हैं तो हमें कई बारी आप समझिए टारगेट टच करना होता है या हमें कोई साइंटिफिक या वर्क या टेक्निकल वर्क होता है तो उसमें हमें हाथ में पसीना आने से ग्रिप नहीं प्रॉपर बन पाती है जिसकी वजह से स्वेटी पाम को हम लोग रिजेक्ट कर पाते हैं मेडिकल में. पर इसके लिए हमारे पास एक रेमेडी है, कुछ सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं. उस सॉल्यूशन के साथ यदि हम उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ नर्वस सिस्टम को यानी कि यहाँ पे जो नर्व्स की फ्री नर्व्स एंडिंग होती है यानी कि एक क्रेनियल नर्व्स होती है जो हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट में ट्रांसमिट होती है और कुछ स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो हमारे बॉडी पार्ट में होती हैं और कुछ होती हैं उन्हीं नसों उसी नर्व का एंड जिसको कहते हैं फ्री नर्व एंडिंग पार्ट. यानी कि यहाँ पे त्वचा में अगर कोई गर्म सेंसेशन होता है तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं. ये सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम की वजह से होता है. ठीक उसी तरीके से जब हमारे नर्वस सिस्टम में एंजाइटी होती है तो उसका असर हमको यहाँ पे दिखता है स्वेटी पाम के रूप में. तो फ्री नर्व एंडिंग पे हम एक ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं और उस ट्रीटमेंट प्रोसेस का परिणाम जो होता है वो हमारे ब्रेन तक मैसेज सिग्नल जाता है. जिस ब्रेन से वहां पे मैसेज आ रहा है उसी पाथवे से वो मैसेज ब्रेन पे जाता है और हम उसके लिए एक एक्लेमेटाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, एक हार्मनी प्रोवाइड करते हैं और फिर हमें ये प्रॉब्लम जो होती है वो लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो जाती है. तो इट कैन बी क्योर. Okay, so it can be cured for everybody. I've heard कि कुछ cases में ऐसा होता है. It's not with everybody. कुछ cases होता है. और majority भी नहीं होती, but कुछ few students handpick मैं बोलूँगी जो पूछते हैं ये sweaty palms वाला. And is it easily curable? It is 100% easily curable.
Thank you, sir. So the next question is, I wanted to know if my eyesight is found weak as compared to the standards, will I be given a chance for LASIK or be rejected or will be rejected permanently? ओके, लेसिक की जो सर्टेन एज है आफ्टर 18 है। आप पहली बात तो ये है कि अगर आप सब स्टैंडर्ड आई है, आपकी सब स्टैंडर्ड विजन है या रिफ्रैक्टिव एरर है, ये पॉइंट्स अगर आपको मिलते हैं किसी भी एस्पायरेंट को, तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो मानक कितने हैं। यानी कि डिफेंस में कई कैटेगरीज होती हैं। अगर आप पायलट के लिए जा रहे हैं तो आपकी आईज की कैटेगरी अलग होगी। यदि आप नेवी में जा रहे हैं शिप पे तो अलग होगी, एविएशन में है तो अलग होगी, इन्फेंट्री में है तो अलग होगी। तो उस तरीके से कैटेगरीज कई है। पर फिर भी अगर किसी को रिफ्रैक्टिव एरर मिलता है और तब अगर वो लेसिक कराता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि लेसिक के 6 महीने का हमें गैप देना पड़ता है। अगर हमने लेसिक करा लिया और उसके बाद 6 महीने का हमने गैप दे दिया तो फिर कोई भी लेसिक को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है। लेसिक शॉर्टकट नहीं है। लेसिक इज अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर आईज। तो इसको हम कहीं से गलत नहीं साबित कर सकते हैं कि लेसिक गलत है करना, लेकिन गलत तब है करना जब आप रीमेडिकल मिलने के बाद करवाएं। रीमेडिकल मिलने के बाद आप उस चांस में लेसिक मत करवाइए, आपको रिजेक्ट कर दिया, परमानेंट रिजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो सीनियर टॉप मोस्ट आई सर्जन के द्वारा चेक किया जाएगा, तो वो आपको रिजेक्शन का एक कारण बन सकता है। पर यदि आपको मालूम है कि आपका सब स्टैंडर्ड विजन है, आप 3-4 महीने 5 महीने पहले अगर लेसिक करा लेते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। Moving on to the next question. I have 3 medical conditions: swan neck finger, kidney stone, recurrent dislocation of patella in both legs. I have done an operation on one of my my childhood on one of the legs, but the doctor didn't give advice on the second one because he was a minor. Okay, so there are 3 problems. The first one, can you? Yeah, sure. Swan neck finger. Swan So neck can you deformity. please tell us what is it, because people who don't know also, Yeah, including swan neck me. deformity. I'm going with the first deformity. This is the deformity related to the index finger and all other fingers. Basically, it finds in the index finger of bilateral hand. Otherwise, there are 8 fingers. There are 8 fingers in our hand, 2 are thumbs. But swan neck deformity finds in the only fingers. So that is because it's look like this. This is called swan neck finger, swan neck deformity. So if there is a problem in your DIP joint, dorsal interphalangeal, DIP, that is dorsal interphalangeal joint, that is called swan neck deformity, and it can be cured easily. Second one is? Second one is kidney stone. Okay, kidney stone. किडनी स्टोन के कई कारण हो सकते हैं। कैलकुलाई आपकी किस साइज की है, कैलकुलाई कितने पीसेस में है, और कैलकुलाई कितनी पुरानी है। यानी कि किडनी का स्टोन कितना पुराना है, किडनी की स्टोन का साइज कितना है, और किडनी की स्टोन सिचुएटेड कहाँ है और कितने पीसेस में है। तो किडनी का स्टोन यदि सिंगल पीस में है और 28 to 30 mm के ऊपर है, तो आपको फिर कोई दवा नहीं सूट करेगी, आपको सर्जरी लेनी पड़ेगी। इसके अंदर है तो आपके लिए होम्योपैथी रिमेडी इज द बेस्ट रिमेडी। और आप सबसे बड़ी बात तो यह है कि किडनी की जो जांच होती है उसमें सीरम क्रिएटिनिन अगर आपका बढ़ा आ रहा है, दैट मींस कि किडनी में इन्फेक्शन है स्टोन की वजह से। तो एक प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट से यदि आप मिलते हैं, आपको यूरोलॉजिस्ट से नहीं मिलना है, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है। बिग डिफरेंस बिटवीन यूरोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट। तो यू शुड कंसल्ट टू नेफ्रोलॉजिस्ट फॉर एनी टाइप ऑफ किडनी प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ रीनल प्रॉब्लम। तो किडनी की स्टोन की समस्या आप नेफ्रोलॉजिस्ट से क्योर कर सकते हैं। बट अगर सिंगल स्टोन है और 28 to 30 mm के ऊपर है सिंगल स्टोन, वो दवा से ठीक नहीं होने वाला है, उसमें टाइम बर्बाद मत करें। उसके लिए बहुत छोटी सी सर्जरी होती है और इवन अब तो मार्क भी नहीं आता है, तो उस सर्जरी को परफॉर्म करके आप वो किडनी का स्टोन
प्रिक आउट करवा सकते हैं अपना। दूसरा, अगर छोटी छोटी कई स्टोन्स हैं तो उसके लिए आप होम्योपैथी रिमेडी में जाइए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो आपको बहुत अच्छे से होम्योपैथी रिमेडी दे देंगे। नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर लोग होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे, एंड होम्योपैथी डॉक्टर, होम्योपैथी फिजिशियन नोज बेटर देन मी। मैं सिर्फ गाइडलाइंस कर सकता हूं, वो उसके एक्सपर्ट हैं, इसलिए उसके एक्सपर्ट से मिलना ज्यादा बेहतर रहेगा। सर जैसे आपने बताया होम्योपैथी रेमेडी इज द बेस्ट, सो कितना टाइम ड्यूरेशन होता है It depends on the क्योर pieces करने of का? it depends on the pieces of the stone and the size of the stone. And the adjacent one condition is there कि patient कितना regular है अपनी remedy को लेके। सो ऐसा कुछ होता है कि एसएसबी मेडिकल से, आई मीन मेडिकल के एसएसबी में जाने से पहले ही वन शुड गेट सर्टेन टेस्ट्स डन? या डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड आप होल एब्डोमेन का के फॉर किडनी, यू फॉर यूरेटर, बी फॉर बॉल। एंड आप, मैं तो समझता हूं कि एसएसबी मेडिकल्स में जाने से पहले एक बार होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। एंड वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट बॉडी चेकअप बिफोर मेडिकल्स। सो अभी तो ये सुविधा पूरे भारत में सिर्फ कानपुर में ही अवेलेबल है जहां होल बॉडी मेडिकल चेकअप हो जाता है। अदरवाइज ये जरूर है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम सर के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर करें जिसमें एटलीस्ट 50, 100, 150 एसएसबी कैंडिडेट जो भी एस्पायरेंट है उनका हम लोग मेडिकल चेकअप मेरठ में आके कर दें। थैंक यू सर। सो जो इसकी जिस एस्पायरेंट का जो क्वेश्चन है उनकी थर्ड कंडीशन में आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। Recurrent dislocation of patella in both legs. So one has been cured and the other one has not been cured yet. Okay, recurrent patellar dislocation दो कंडीशन में आता है। The first one is कि आपके quadriceps मसल का टेंडन जो है, जिससे पैटेला एडजेसेंट ज्वाइन करके स्टेबिलिटी लेता है, वो वीक हो गई है, या आपके जो लिगामेंट हैं वो डैमेज हो गए हैं। टेंडन डैमेज, लिगामेंट, सॉरी, आई एम सॉरी, पार्डन, टेंडन डैमेज हो गया है। क्या होता है कि पैटेला एक सिस्मोइड टाइप ऑफ बोन होती है। पैटेला इज ए काइंड ऑफ सिस्मोइड टाइप ऑफ बोन। इसमें अटैचमेंट कोई भी दूसरी बोन से नहीं होता है, बल्कि हवा में पैटेला होता है, ठीक है, एयर में। एक टीबिया, इट इज लुक लाइक दिस वन इज टीबिया, दिस वन इज फीमर। इन दोनों के बीच में ये एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, और ये थाई की जो इंटीरियर साइड, थाई का जो बाहरी हिस्सा इंटीरियर साइड का होता है, उसमें क्वाड्रिसेप्स मसल होती है, जो कि क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप जो होता है हमारा, तो उसके एंड पार्ट में जो पेनिट्रेट होता है टीबिया में, उसके एंड पार्ट में उसको टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, वहां पे अटैच होता है पटेला। तो पटेला को साधे रखने का काम, पटेला को फिक्स करने का काम करता है क्वाड्रिसेप्स का टेंडन। अगर वो वहां वीकनेस है, अगर उस मसल में वीकनेस है, तो ये बार बार डिसलोकेट होने के, रिकरेंट डिसलोकेशन के चांस आते हैं। पर इसमें आप अपनी नी जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग करके, नी जॉइंट की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करके, क्वाड्रिसेप्स की एंटागोनिस्ट होती है हैमस्ट्रिंग मसल, तो कभी भी हम स्ट्रेंथनिंग पे जाएंगे किसी एडजेसेंट जॉइंट से कनेक्टेड मसल की, तो उसके एंटागोनिस्ट को भी स्ट्रेंथन करना पड़ता है। लेकिन कोशिश लोग ये करते हैं कि सामने वाले में दिक्कत आ रही है तो हम जिसमें दिक्कत आ रही है उसी को क्योर करते हैं, पर ये गलत हो जाता है। आपको एडजेसेंट, उसकी एंटागोनिस्ट, उसकी अपोजिट मसल को भी आपको स्ट्रेंथन करना पड़ता है। तो इस वजह से पैटेलर डिसलोकेशन की जो कॉमन प्रॉब्लम है वो अक्सर खिलाड़ियों में होती है, लेकिन इसके लिए अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, इट कैन बी सॉल्व। सो सर अगर कुछ माइनर प्रॉब्लम होती है, मे बी इट्स जस्ट इनिशिएटिंग, जस्ट स्टार्ट हुई है अभी, आपने जैसे बोला स्ट्रेंथन करके मसल्स को, तो अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं वो हेल्प करेगी या ट्रीटमेंट ही इसका सोल्यूशन है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के पहले आपको फिजियोथेरेपी के डॉक्टर से कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप विच टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, how much sessions of strength training should be there, what are the kind of exercises should be provided to the patient by the physiotherapist, बहुत सारे conditions हैं इसमें, बहुत सारी बातें हैं, तो उसके लिए प्रॉपर फिजियोथेरेपी से कंसल्ट कर लेना ज्यादा बेहतर।
So in this particular case, like एक leg में है, एक leg cured है, एक leg में नहीं है, so he should consult a हाँ physiotherapist. हाँ बिल्कुल, उससे बिना मिले तो काम बन ही नहीं पाए। So जो next question है वो तो काफी commonly मैंने सुना है knock knees का. So does knock knees incur rejection? And can it also, somebody is asking that can it be cured by just losing weight? ओके, तो नौकरी के बारे में थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे आते हैं, क्योंकि नौकरी एक ऐसा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल है मेजॉरिटी जो है वो इसी क्वेश्चन की होती है। क्या होता है कि नौकरी में दो तरीके के पेशेंट होते हैं, एक सूडो नौकरी होता है, एक रियल नौकरी होता है। सूडो नौकरी वो होता है जिसमें लोग सोचते हैं हमारे पैर के घुटने टच हो रहे हैं तो हम नौकरी है, इसको सूडो नौकरी कहते हैं। पैर के घुटने टच होने का मतलब नौकरी नहीं होता है 100%। क्या होता है कि जब आप दोनों पैर के घुटने टच करते हैं और उसके बाद इंटरमेल्युलर स्पेस 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, ये होता है करेक्ट नौकरी की पहली डेफिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो चेक करते हैं इसी डेफिनेशन। दूसरे पे आते हैं। दूसरा ये होता है कि जो क्यू एंगल हमारा बनता है फीमर के टॉप से लेके फीमर के एंड तक, टिबिया के टॉप से लेके टिबिया के एंड तक, यानी कि पूरे लोअर लिम्ब, लोअर लेग का अप टू बॉटम जो क्यू एंगल निकाला जाता है, दैट शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम 10 डिग्री। अगर 10 डिग्री से ऊपर है इट कंसिस्ट नॉकनी, वो समझा जाएगा। तीसरी जो कंडीशन होती है कि बच्चे अक्सर करके जब नौकनी अपना देख, क्योंकि नौकनी सबसे कॉमन है, तो नौकनी देखते समय अपने पैरों को जब उनके घुटने थोड़े से टच होने लगते हैं, भले एंगल ना खराब हो, वो पीछे की ओर खींचने लगते हैं। ये मैं सभी बच्चों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने आप नौकनी को छुपाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उसका एक साइड इफेक्ट होता है हाइपर एक्सटेंडेड नी, यानी जीनू रिकर्वेटम। यानी नौकनी को आप जब बचाएंगे, पीछे करके पैर को अपने खोलेंगे कि मेरे नी ना चिपके, तो आपके घुटने पीछे से ऐसे हो जाएंगे और वो एक नई प्रॉब्लम बन जाएगी, उसको कहते हैं हाइपर एक्सटेंडेड नी एंड जीनू रिकर्वेटम। ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस है, मैं बार बार कहूंगा कि बच्चों में छुपाने की आदत होती है। वो सोचते हैं कि अपने आप को एक सूडो फीलिंग देते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस लूज ना हो हमारा, मेरा मॉरल अप रहा है कि मुझे नौकरी नहीं है करके वो अपने पैरों को पीछे घसीटते हैं बार बार, जिससे उनकी एक समस्या नई जन्म ले लेती है। उसको कहते हैं हाइपर एक्सटेंडेड नी, जिसमें नी के लिगामेंट हाइपर फ्लेक्सिड हो जाते हैं, हाइपर रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उनके घुटने ज्यादा पीछे आने लगते हैं। बट 100% इट कैन बी क्योर थ्रू ट्रीटमेंट। वो बात दूसरी है कि आप ट्रीटमेंट कहाँ लेते हैं, क्योंकि अभी तो ये ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटी फिर मैं कहूंगा सिर्फ कानपुर में अवेलेबल है, बाकी कहीं अवेलेबल नहीं है। बट लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स आर कंफर्टेबली सक्सीड फ्रॉम नौकनी, वो बाहर आ चुके हैं और डिफेंस में ज्वाइन कर चुके हैं। इसलिए अपने मन से कोई काम ना करते हुए, खराब ना करते हुए, उचित सलाह के द्वारा, उचित मार्गदर्शन में अपना नौकरी क्योर कर सकते हैं। Thank you for clearing the doubts, sir. And I'm sure ये condition होती है कि students they hide certain things, not just this condition, but otherwise also because they have this fear of rejection. Yeah. So that's really nice that you told us कि इससे और भी issues create हो सकते हैं. So moving on, sometimes during squats and lunges, my left knee makes a click sound, but muscles and bones are fine. Would that be an obstruction in medicals? Yeah, this is the condition known as the crepitus. When your knee joint sound in sitting or extra activities like sound a crack crack crack, इस टाइप की जो साउंड होती है नी के मूवमेंट में, ये इसको हम लोग क्रेपिटस के नाम से जानते हैं। और क्रेपिटस साउंड जो होती है वो रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। पर क्रेपिटस में जो डिफॉर्मिटी होती है वो जरूर पाई। क्रेपिटस इज अ सिम्टम नॉट अ डिसीज, बट क्रेपिटस के पीछे जो डिसीज है उसको जानना बहुत जरूरी है। क्रेपिटस के पीछे कारण क्या है? एक तो हाइपोकैलमिया यानी कि कैल्शियम की कमी हो सकती है, हाइपर फास्फोरस
यानी कि आपको फास्फोरस की अधिकता हो सकती है। हाइपर यूरिसीमिया यानी कि आपको यूरिक एसिड की अधिकता हो सकती है। तो इस तरीके से लॉट्स ऑफ कंडीशंस इन विच क्रेपिटस साइंस इज देयर प्रेजेंट। सो वन शुड नो what is the actual and exactly reason of crepitus sound in knee joint, and also it can be cured through treatment. It is very easy, very easy for everyone. Okay. Moving on, is minor hirsutism cause for rejection? Will smoking have an impact on medicals? First of all, I would like you to clear ये hirsutism condition क्या होती है? Hirsutism is a condition in which ये फीमेल से रिलेटेड है, और इसमें क्या होता है कि अपर लिप पे जो हेयर्स होते हैं वो उनकी अधिकता जो होती है, दैट इज कॉल्ड hirsutism इन फीमेल। तो उसमें क्या होता है कि वो एक बहुत बड़ा कारण नहीं है, उसकी वजह से आपको कभी रिजेक्शन नहीं मिलेगा। तो मतलब मेरा मानना ऐसा है। वैसे मैंने उसमें एक, आप देखिए मैंने उसमें एक ब्रैकेट कर दिया है, पहला वाला क्वेश्चन के बाद मैंने एक ब्रैकेट स्मोकिंग वाले पे बना दिया है, क्योंकि वो पहला वाला क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली मेरे फील्ड का नहीं था, लेकिन चूंकि आपने पूछ दिया है फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसमें ये रिजेक्शन का कारण नहीं बनता है, क्योंकि अपर लिप पे हेयर आना ये एक कॉमन सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या, ये बीमारी नहीं है, इसको बीमारी में नहीं काउंट कर सकते हैं, डिफॉर्मिटी में नहीं काउंट कर सकते हैं, रिजेक्शन में नहीं काउंट कर सकते हैं, नंबर वन। द सेकेंड वन इज स्मोकिंग। आप स्मोकिंग का क्या क्वेश्चन है, मुझे फिर से एक बार रिपीट करिए। Will smoking have an impact on medicals, especially for Air Force flying? ओके, स्मोकिंग हमारी रेगुलर रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। फिर तो आप डिफेंस में अगर जा रहे हैं तो क्या होता है कि स्मोकिंग का सीधा इम्पैक्ट लंग्स पे होता है हमारे, और स्मोकिंग से बाकी तो बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप यंग एज में हैं, आपके मेडिकल, आपके फिजिकल क्लियर हो चुके हैं, आप फिजिकल बहुत एक्टिव हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं वो लंग्स में अगर कोई पैच आता है तो डेफिनेटली इट विल बी अ रीजन फॉर रिजेक्शन। सो लीव द स्मोक। ये तो मैं सभी के लिए कहूंगा, ये डिफेंस के लिए जरूरी नहीं है कि स्मोकिंग छोड़ दें, ये कोई बहुत अच्छी आदत नहीं। I think we should put a banner also once this question is asked that smoking is injurious to health. Even not injurious to health, मैं तो ये कहूंगा कि ये देखिए हार्मफुल, इंजूरियस तो अलग शब्द ही हो गया, मैं तो इंजूरियस को लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये एक क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट कर सकती है आपके लिए। इंजूरियस तो सब जगह लिखा हुआ है, और इंजूरियस पढ़ने के बाद भी इंजूरियस शब्द बेसिकली आया कहाँ से, तो इंजूरियस इंजरी से बना। तो इंजरी कैन, यू कैन कम फ्रॉम, यू कैन ओवरकम फ्रॉम इंजरी, बट अ सीरियस डैमेज, ए पैच, if you got a patch in your lungs, you cannot overcome even your throughout life. So if it is possible, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं जिनका ये क्वेश्चन है और जिन तक ये जाना है, अगर वो मुझे समझ रहे हैं तो एटलीस्ट अपने चीजों को समझिए, अपनी वैल्यूज को समझिए, अपने लंग्स की वैल्यू को समझिए, इसको कितना और काम करना, कितना डस्टी, कितना पोल्यूशन, कितना वो फिल्टर करना है, तो आप वहां पे उसको नीट एंड क्लीन करने के लिए एटलीस्ट उसकी साइकिल को गड़बड़ मत करें। निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड और जितने भी इस तरीके के धुएं जो सिगरेट के माध्यम से जाते हैं, वो लंग्स में जाके वहां पे जो हमारा क्या नाम है, स्पूटम होता है, या वॉल्स पे जो म्यूकस होता है, उसके साथ मिलके एक टार बना देते हैं। टार इज जस्ट लाइक, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जिनके ये क्वेश्चन है, और उनके साथ बहुत सारे लोग, क्योंकि ये मैसेज कई जगह जाएगा तो लोग मेरी बात को समझें कि आप एक डनलप का टुकड़ा लें, जो स्क्वीजी होता है, डनलप का टुकड़ा जो होता है, मेरे ख्याल है फोम जिसको कहते हैं, और फोम को आप पानी में भिगो दें, एक फोम के टुकड़े को, और एक फोम के टुकड़े को आप ऑयल में, कड़वा तेल यानी मस्टर्ड ऑयल में भिगो दें, और पानी के टुकड़े वाले फोम को निचोड़ करके धूप में रख दें, और मस्टर्ड ऑयल वाले टुकड़े को धूप में निचोड़ के रख दें। दोनों को धूप में रखने दें। 2 घंटे बाद जो पानी वाला फोम का टुकड़ा होगा वो सूख चुका होगा और फिर से रिसाइकिल होकर रीयूज होने के लिए तैयार होगा। पर जो मस्टर्ड ऑयल वाला टुकड़ा होगा वो वैसे के वैसा ही बना रहेगा, इवन आपने उससे पूरा ऑयल निचोड़ दिया है, एक्सट्रैक्ट कर दिया है, सिंगल पॉइंट, सिंगल ड्रॉप भी ऑयल की नहीं है, इसके बाद भी वो चिकना बना रहेगा,
वैसा सक्शन कैपेसिटी उसकी नहीं होगी जैसी सक्शन कैपेसिटी उस पानी वाले टुकड़े की हो जाएगी। तो जब भी हम स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग से इनहेलेशन करते हैं, लंग्स के अंदर जाके म्यूकस के साथ मिलके वो एक टार बनाता है, एक विस्कस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और इसके साथ मिलके वो हमारे लंग्स की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है उस फाइबर्स को चोक कर देता है। एल्व्यूलाई चोक हो जाते हैं हमारे, लंग्स के लोब्स चोक हो जाते हैं हमारे, और धीरे धीरे हमारी सक्शन कैपेसिटी जो होती है वो कम होती जाती है, और एक स्टेज पे हमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर भी हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो कहते हैं 35% या 34% लंग्स आर वर्किंग, अदरवाइज आर नॉट वर्किंग। वो रीजन यही है। ये जरूरी नहीं है सिगरेट पीने से ही हो। आप सिगरेट वाले कॉन्टैक्ट एनवायरमेंट में भी रहते हैं, अगर आपका कोई क्लोज कॉन्टैक्ट में सिगरेट पी रहा है तो आप भी एक पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। एक एक्टिव स्मोकिंग होती है जिसको हम स्वयं सिगरेट पीते हैं, और एक पैसिव स्मोकिंग होती है जिसमें कोई और सिगरेट पी रहा होता है और हम उसके बगल में बैठे होते हैं। तीसरा कारण एक और होता है कि जरूरी नहीं है सिगरेट पीने वाले को ही क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर हो या लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो। ये पॉल्यूशन वाली सिटी में रहने वाले लोगों को भी बहुत कॉमन है। तो इसके लिए अनुलोम विलोम, अगर किसी ने अब तक खूब सिगरेट पी है तो जरूरी नहीं है कि वो खराब हो गया है। वो अनुलोम विलोम एक ऐसा माध्यम है, अगर योगा के माध्यम से अनुलोम विलोम प्रतिदिन 5 मिनट करेंगे, 15 दिन में वो लंग्स की वापस कैपेसिटी को रिवाइव कर लेंगे अपनी। तो अगर वो नहीं छोड़ सकते हैं तो मेरी अपील है प्लीज छोड़ दें, और अगर छोड़ देते हैं मेरे कहने से तो अनुलोम विलोम करना शुरू कर दें। तो ये, इसके अलावा भी अगर आप कहीं से किसी से भी प्रेरणा पाएं तो कृपया करके सिगरेट पीना छोड़ें, ये अच्छा नहीं है स्वास्थ्य। ये पैसिव स्मोकिंग सुन के तो मैं बोलूंगी खुद भी ना पिए और दूसरों को भी ना पीने दें। हाँ बिल्कुल। पैसिव स्मोकिंग एग्जैक्टली एग्जाम्पल कहेंगे कि एंड ना पिए और ना पीने दें। एंड बेस्ट इज कि एग्जाम्पल से कोई चीज ज्यादा समझ आती है, तो आई गेस आपने वो एग्जाम्पल भी दे दिया, तो जो थोड़ा बहुत नहीं भी आ रही होगी तो सुन के शायद समझ आ जाए। मूविंग ऑन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विल लूज स्किन बी एन इशू फॉर समवन हु हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट इन ऑर्डर टू बी मेडिकली फिट? स्किन लूज करना, वेट लॉस करने के बाद स्किन लूज होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लगातार लंबे समय तक अगर आपका वेट लॉस रहता है तो स्किन की टोनिंग एंड टाइटनिंग हो जाती है, अगर आप एडजेसेंट पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरसाइज करते रहें। इट इज जस्ट लाइक कि हमने किसी गुब्बारे में एक बार हवा भर दी, थोड़े 2-3 दिन बाद जब वो हवा निकलेगी तो वो गुब्बारा सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर काफी प्रेशर हमने दे के उसको फुला दिया था और फिर वो लूज हो गया है, यानी वेट लॉस हो गया है। थोड़ा टाइम दीजिए, रबर जैसे अपने आप को एक्यूमुलेट कर लेती है, रबर अपने आप अपना शेप ले लेती है, हम ह्यूमन बॉडी भी अपना शेप अपने आप ले लेती है। उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कीप डूइंग एक्सरसाइज फॉर एडजेसेंट पार्ट। बट जो कई स्टूडेंट्स ओवरवेट होते हैं और और कम ड्यूरेशन में अगर वो वेट लूज कर रहे हैं, एंड जो ये इशू डिस्कस करा है लूज स्किन का, तो व्हेन मे बी इफ दे आर गिवन सर्टेन टाइम टू लूज वेट, और तब अगर स्किन लूज हो तो इट कैन इट बी अ कॉज फॉर रिजेक्शन या नहीं? दे डू अंडरस्टैंड कि इट विल विद टाइम इट विल बी ओके? इट्स अ मिथ कि स्किन कभी लूज होती है, हमेशा मसल्स लूज होती हैं। स्किन आर द आउटर कवरिंग ऑफ द मसल्स, आउटर कवरिंग ऑफ द मसल्स कॉल्ड फाशिया। फाशिया के जिस इट इज जस्ट लाइक कि हमने आप समझिए कि एक दीवार बनाई, दीवार में ईंटें रख के जोड़े, तो ईंट का काम हमारी हड्डियों ने किया, उसके बीच में जो सीमेंट है, जो कपलिंग मीडिया है एक दूसरे से को जोड़ रही है, वो काम हमारे लिगामेंट्स एंड आर्टिकुलर सरफेस ने किया। उसके ऊपर जो हमने प्लास्टर किया वो हमारा मसल्स हो गई। उसके ऊपर जो हमने पुट्टी कर दी वो उसको चिकना करने के लिए प्लास्टर को व्हाइट जेके वॉल पुट्टी, वो हमारा हो गया क्या नाम है, फाशिया। और उसके ऊपर हमने जो कलर पेंट कर दिया दैट इज कॉल्ड स्किन। स्किन नहीं खराब होती अगर नीचे से, अगर सपोज करिए इसी में खराबी, अगर आपके नीचे से नमी आ गई दीवार में, तो ऊपर दिखने में तो जरूर स्किन की पपड़ी हट जाती है, पपड़ी हटती है तो हम सोचते हैं कि फिर से करवा दें, लेकिन उससे काम नहीं बनना है जब तक अंदर से वापस आप पानी का सोर्स, नमी का सोर्स नहीं खत्म करते हैं। ठीक उसी तरीके से स्किन कभी खराब नहीं होती हमारी। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्किन कभी खराब नहीं होती है, बहुत रिपेयर होती है, बहुत जल्दी रिपेयर होती है।
हमारा जो वीकनेस पॉइंट होता है वो हमारी लूजनेस ऑफ द मसल्स होता है, एडजेसेंट ग्रुप ऑफ मसल। तो आपको अगर वो टाइट करना है तो स्किन के ऊपर ना जाके मसल की पर्टिकुलर एडजेसेंट एक्सरसाइजेस कीजिए। अगर मसल्स टाइट हो गई तो वो अपने आप टाइट हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे बैग में हम कपड़े रख के ले जाते हैं, बैग भर जाता है और बैग से जब कपड़े निकाल लेते हैं तो बैग खाली होने के बाद फैला फैला सा लगता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बैग खराब है हमारा, हमने ज्यादा कपड़े उसके अंदर भर दिए थे, इस वजह से वो लूज हो गया है। टेक सम टाइम, तो उसके बाद वो सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। So will large chest be mistaken for gynecomastia because of extensive gymming? Okay, gynecomastia is a condition in which it is called as like male breast enlargement. Gynecomastia is a kind of hormonal disorder. तो जो एक्स्ट्रा जिमिक एक्सरसाइजेस का डिस्कशन कर रहे हैं लोग, उनको मालूम होना चाहिए कि पहले तो गायनकोमेस्टिया जो है वो फैटी टिश्यूज जो हमारे ब्रेस्ट में, जो हमारे फैटी टिश्यूज की जो लेयर होती है मेमरी ग्लैंड से ऊपर, वो बढ़ जाती है, उसको गायनकोमेस्टिया कहते हैं। यानी कि इट्स अ क्लियर कट हार्मोनल डिसऑर्डर। द वन थिंग इज इट्स अ क्लियर कट हार्मोनल डिसऑर्डर। प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन की अधिकता होने की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हमारे ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होते हैं, हर्सुटिज्म जैसे हुआ, एंडोमेट्रियोसिस हुआ, ये जो सेकंड वॉइस हुआ, वॉइस मेल और फीमेल वॉइस ही अलग है, हेयर का जो बनावट है वो अलग है, उनकी पेल्विक बोन का बनावट अलग है। मतलब हम अगर ऐसे समझें कि हमारी आंखें बंद हैं और हमें ये पहचानना है कि ये मेल है या फीमेल, तो प्रकृति ने बहुत सारे विभेद किए हैं। जैसे आवाज का भेद सबसे बड़ा भेद होता है, लेकिन 90% तक 10% में मेल की आवाज फीमेल जैसी होती है और फीमेल की आवाज मेल जैसी होती है। वो है दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। हेयर शाइनी होंगे, स्ट्रिटेन होंगे, और मेल के हेयर घुंघराले होंगे, करली होंगे, हार्ड होंगे, तो ये नेचर का डिफरेंस है। उसी तरीके से जो प्रकृति ने हमको एक भारी अंतर दिया है वो है, जैसे मेल में मुस्टेचेस यानी कि मूछें जो हैं हमारी, दाढ़ी जो है हमारी, ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। दीज आर द शोइंग, इट शोज दैट यू आर मेल। बिग सी डिफरेंस फीमेल में नहीं होगा, बट फीमेल में भी कभी कभी जैसे हर्सुटिज्म है, फीमेल में भी होता है। वो क्या है, उनके टेस्टोस्टेरोन की अधिकता है। मेल डोमिनेटिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल डोमिनेटिंग हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है, यानी कि मेल के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा, तो उनके क्या आएगा, उनकी वॉइस महीन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, उनके दाढ़ी भरपूर नहीं आएगी, शेव प्रॉपर बियर्ड नहीं होगा, प्रॉपर मुस्टेचेस नहीं होगा, उनकी वॉइस के साथ उनके जो अब तीसरे पे आते हैं, मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट दैट इज कॉल्ड गायनिकोमेस्टिया। तो उनके जो ब्रेस्ट में बेसिक जो दो मसल होती हैं, कंपोजिशन ऑफ टू मसल, दैट फर्स्ट इज पेक्टोरियलिस मेजर, अदर वन इज पेक्टोरियलिस माइनर एसोसिएटेड विद सेरेटस एंटीरियर। ये थ्री मसल्स जो होती हैं ये बेसिक कंसिस्ट करती हैं ब्रेस्ट को, यानी कि ये द फर्स्ट वन इज पेक्टोरियलिस मेजर जो सबसे डोमिनेटिंग। तो पेक्टोरियलिस मेजर आपकी एक्स्ट्रा जिमिक एक्सरसाइज से 3 तो बढ़ सकती हैं। आपने जिमिक एक्सरसाइज करी, आपके पेक्टोरियलिस मेजर बढ़ेगी, आपके पेक्टोरियलिस माइनर बढ़ेगी, आपके सिरेटस एंटीरियर बढ़ेगी। इससे आपका सेम टू सेम जो गायनिकोमेस्टिया जैसा एक उभार आएगा, बट it is exactly not gynecomastia because gynecomastia comes from excessive hormonal disorder name progesterone and estrogen। जब एक्सपर्ट देखेगा तो वो क्लियर कर देगा कि ये मसल्स हैं, पेक्टोरियलिस मेजर मसल है या फैटी टिश्यूज हैं। बिग डिफरेंस बिटवीन फैटी टिश्यूज एंड मसल्स। Moving on, sir. Does slight deviated nasal septum also have to be corrected by surgery? 100%, 90% केसेस में DNS, that is deviated nasal septum. Septum means what is septum? Septum is a partition of two airwaves. Partition of two airwaves. Nostrils में जो partition होता है, it is called
सेप्टम। तो अब क्या होता है, ये सेप्टम 90% केस में डेविएटेड होता ही, 90% केसेस। अब वो उस माइनर डीएनएस है या मेजर डीएनएस है, माइनर डीएनएस कैन बी इजीली थ्रू आउट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है माइनर डी। मेजर डीएनएस में क्या होता है, नॉस्ट्रल्स में आप जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो बार बार आपके जुकाम होने की संभावनाएं चूंकि ज्यादा होती हैं, या इसका एक साइनस भी इसका एक कारण होता है कि साइनोसाइटिस हो जाता है बार बार। नॉस्ट्रल्स शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी क्लियर। उसमें एनाटॉमिकल चेंजेस जो होते हैं वो आपको हाई एल्टीट्यूड पे प्रॉब्लम करने लगते हैं। दैट दिस इज द एग्जैक्टली रीजन फॉर डीएनएस, कि डीएनएस में क्यों बाहर करते हैं। और अगर डीएनएस आप सर्जरी करवाते हैं, बहुत माइनर सी सर्जरी होती है, इट कैन बी क्योर। बट इसके दो कारण होते हैं, गौर से सुनिएगा सभी एस्पायरेंट्स। अगर आपको डीएनएस मालूम चल गया आपके है, यदि 3 महीने नहीं है आपके पास, डोंट गो फॉर सर्जरी। यदि आपको पहले से नहीं मालूम है और आपको मेडिकल रिजेक्शन दे दिया गया और आपको 20 से 22 दिन या 21 दिन का समय है आपके पास, आप सर्जरी पे जाइए, सर्जरी कराइए। आपको अलाउ करेंगे वो आपकी सर्जरी को, क्योंकि आपके पास ऑथेंटिसिटी होगी कि मुझे डीएनएस मिला था और मैंने ऑपरेशन करा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कराइए। पर अगर आपको अपने मेडिकल्स के 1 महीने पहले पता चलता है आपके डीएनएस है, डोंट गो फॉर सर्जरी, बिकॉज 3 महीने पुरानी सर्जरी होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अंदर आपके नेजल सेप्टम में आपके हेमोरेज होगा, घाव होगा, जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट करा जा सकता है। वो रिजेक्शन का कारण हो सकता है, डीएनएस रिजेक्शन का तो कारण हो सकता है, परंतु सिलेक्शन भी उसी से हो जाएगा सर्जरी के बाद। लेकिन अगर आपने पहले से सर्जरी परफॉर्म करवा ली, 1 महीने का है, 2 महीने का है, तो वहां पे जो इंटरसेप्टम जो ब्लीडिंग होगी, इंटरसेप्टम जो वो होगा, लीजन होगा, चोट का निशान होगा, सर्जिकल रिमूवल का होगा, वो 3 महीने से पहले, 90 दिन से पहले घाव नहीं भरेगा। इसलिए उसमें सर्जरी के लिए अपने आप मत कराएं। जब डीएनएस मिले तभी कराएं, अपने आप से मत कराएं। Thank you, sir, for answering in so much detail. Sir, next question is, my shoulders are uneven. Left shoulder is somewhat higher than the right. Will it be a cause for rejection? What's the solution for it? Even the length of my legs are somewhat uneven. Okay. वन थिंग, जो शोल्डर्स हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए। अनइवन मतलब एक ऊंचा एक नीचे का मतलब होता है ड्रूपिंग शोल्डर। जो नीचे वाला है उसको ड्रूपिंग शोल्डर कहते हैं, ऊंचा वाला ऊंचा नहीं, वो नॉर्मल है। ड्रूपिंग शोल्डर 2 वजह से होता है, इसके 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो डोर्सल रीजन से, यानी कि पीठ के पास से टेढ़ी हो जाती है। तो इट इज स्ट्रक्चर लाइक दिस, एक शोल्डर डाउन हो जाएगा, एक शोल्डर अप हो जाएगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी टेढ़ापन है। दूसरा, शोल्डर कॉम्प्लेक्स, शोल्डर गर्डल में जो मेजर डोमिनेटिंग मसल होती है दैट इज डेल्टॉइड लिवेटर स्कैपुली। तो ये जो डोमिनेटिंग मसल होती हैं ये वीक हो जाती हैं, उसकी वजह से भी शोल्डर डाउन हो जाता है। 2 वजह, मुख्य 2 वजह हैं यहाँ पे। तो इन 2 वजहों में हमें जानना जरूरी होता है कि वजह क्या है। अगर मस्कुलर वीकनेस की वजह से डोमिनेटिंग मसल अपना प्रॉपर रोल नहीं प्ले कर रही है तो भी शोल्डर वीक हो जाएगा, यानी कि ड्रूपिंग शोल्डर हो जाएगा। दूसरा, आपकी रीढ़ की हड्डी में डोर्सल रीजन में टेढ़ापन है, स्कोलियोसिस उसको कहते हैं। 10 डिग्री के ऊपर अगर स्कोलियोसिस 10 डिग्री के ऊपर यदि शोल्डर स्पाइन आपका वर्टिब्रल कॉलम टेढ़ा हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये ड्रूपिंग शोल्डर का एक बड़ा कारण होगा। तो इस दोनों सूरतों में इन दोनों का इलाज उपलब्ध है, आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा उनका ऑप्शन था कि दूसरा ऑप्शन था कि पैरों के साइज जो हैं, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी इसको कहते हैं। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी ये 2 वजहों से, 3 वजहों से होती है। एक तो ये होता है कि पेल्विक गर्डल, ठीक उसी तरीके जैसे अभी मैंने शोल्डर का उदाहरण दिया,
वैसे ही हमारा पेल्विस है, पेल्विस से फीमर बोन हिप जॉइंट हमारा अटैच है। अगर पेल्विस हमारी अनइवन है, पेल्विस अनइवन क्यों है, वो भी स्कोलियोसिस की वजह से। लंबर रीजन में जब स्कोलियोसिस होगा तो पेल्विस अनइवन होगी, उसको कहते हैं पेल्विक गर्डल डिफॉर्मिटी। और पेल्विक गर्डल डिफॉर्मिटी इज, इफ द पेल्विक गर्डल डिफॉर्मिटी इज देयर, तो वहां पे हिप जॉइंट अनइवन होगा, एक ऊपर एक नीचे होगा लाइक दिस। और जब वहां से साइज में अनइवन होगा तो नीचे नेचुरल है कि लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी आएगी। ये होता है पहला कारण। दूसरा ये होता है कि अगर आपके नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट दोनों में किसी में भी आर्टिकुलर सरफेस की प्रॉब्लम है, आर्टिकुलर सरफेस वो गैप होता है जो एक हड्डी से दूसरे हड्डी के बीच में, हड्डी की ऊपरी सतह पे एक आर्टिकुलर सरफेस होती है, यदि वो घिस गई है, यदि वो छोटी कहीं से पड़ रही है, तो फिर लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। ये एक कॉमन सिम्टम है, ये भी क्योर हो जाता है। Right, sir. We are moving almost to the end of this session, and ये last question होगा मेरा आपसे. Can minor gynecomastia lead to rejection? If yes, is it temporary rejection or is it permanent rejection? Also, if it's temporary rejection, can it be cured in 42 days? Yeah, gynecomastia is a example अभी मैंने पहले दे चुका हूँ। तो so gynecomastia is a point by which you can reject any candidate, but gynecomastia easily क्योर हो जाता है। इसमें माइनर मेजर जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि ये अनइवन, मैंने आपसे बोला कि मेल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट में और हाइपरजिमिक एक्सरसाइज में अंतर होता है। एक में मसल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, मसल्स के फाइबर आपके बल्की हो जाते हैं, और एक में फैटी टिश्यूज बल्की हो जाते हैं। फैटी टिश्यूज अगर बल्की होंगे तो फिर गायनेकोमेस्टिया कहलाता है। इसमें माइनर और मेजर जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि माइनर ही है। मेजर हो जाएगा तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्रेस्ट में, वो चेस्ट नहीं रहेगा। तो मेजर मेल के हो ही नहीं सकता है, क्योंकि साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी डोमिनेट करता है। किसी भी पुरुष के कभी भी गायनेकोमेस्टिया मेजर नहीं हो सकता है। कारण है उसका, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन थोड़े ही बढ़ेंगे, एकदम फीमेल वर्जन तो नहीं आ जाएगा, मेल का फीमेल वर्जन तो नहीं बन सकता है। उदाहरण के तौर पे, कितना भी महिला के अगर हर्सुटिज्म हो, क्या वो एक पुरुष के बराबर उसके मूछें और दाढ़ी आएगी? नहीं आएगी। उसके थोड़ी आएंगी, ज्यादा नहीं आ सकती, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन थोड़ा ही तो होगा, ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा। इतना थोड़ी ना हो जाएगा कि मेल का फीमेल वर्जन बन जाए, फीमेल का मेल वर्जन बन जाए। तो माइनर और मेजर इसमें कुछ भी नहीं है। मेजर नाम की चीज गायनेकोमेस्टिया में होती नहीं है। मेजर हो जाएगी तो वो ब्रेस्ट हो जाएगा, वो चेस्ट नहीं रहेगा। आई थिंक आई सॉल्व द क्वेश्चन. Yeah, absolutely, sir. Thank you so much for taking out time and answering in so much detail. Sir, lastly, मैं बस ये बोलना चाहूंगी आपसे कि कोई मैसेज आप एस्पायरेंट्स को देना चाहो अपनी साइड से। मैसेज सिर्फ इतना है मैम कि आप लोगों ने, पहली बात तो शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। कि देखिए मेरे पास क्या है कि मेरे पास सुबह फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट मेरे पास यही काम है। देखिए मैं तो ये रोज ही करता हूँ। इन सारे सवालों का जवाब मेरे लिए देना इसलिए इजी हुआ क्योंकि मैं इसमें पिछले 10 से 15 सालों से काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, मैं सभी एस्पायरेंट से अपील करूंगा कि किसी भी बात, किसी भी क्वेश्चन को सीरियसली, अगर क्वेश्चन सीरियसली लिया है तो आंसर सीरियसली ढूंढें। उसको किसी मतलब आम आदमी से या किसी पड़ोसी से या किसी गूगल से या किसी नॉर्मल डॉक्टर से, इनसे कंसल्ट मत करें। कारण ये है कि जानकारी, लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी के अभाव में बहुत लोग अपनी मुख्य मंजिल से हाथ धो बैठते हैं। तो आप, अगर मैं आपसे जुड़ा हूं तो आप, यू कैन कॉल मी 24/7। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ईमेल आईडी इज देयर, बहुत सारे तरीके हैं। बीच बीच में आप ऐसे सेशंस मेरे करते रहिए, बीच बीच में मैं जवाब देता रहूंगा। कभी अगर मौका मिलेगा, आप मुझे बुलाएंगे तो मैं मेरठ आके वहां पे तमाम बच्चों के सवालों के जवाब दे सकता हूँ। तो ये एक सर्टेन, मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने जानकारी के अभाव में या तो अपना टारगेट बदल दिया या तो वो डिफेंस से परमानेंट आउट हो गए। बट मैं फिर कहता हूं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा, अगर उन्होंने टेम्परेरी रिजेक्शन दिया है तो इसका मतलब ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब कहाँ है ये आपको ढूंढना है।
जैसे मेरे पास 27 डिफॉर्मिटीज ऐसी हैं लगभग जिसका ट्रीटमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड नॉन क्यूरेबल है, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें अभी तो आपने पॉइंट आउट ही नहीं की है, बच्चों ने पूछी नहीं है, वो भी कैन बी पॉसिबल, लेकिन ओनली इन कानपुर, ओनली हियर। सो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है लोगों को ढूंढना कि एक पूरे हिंदुस्तान में एक पॉइंट को ढूंढना, ये तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर वाली बात। परंतु जितने लोगों को मालूम चल सकता है वो तो मुझसे बात कर सकते हैं, वो तो मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ये प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम आप लोगों के साथ क्वेश्चनिंग करना, सेशंस देना। तो श्योर सर। फिर से आपका धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने ये मौका। नहीं सर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और इतनी डिटेल में क्वेश्चंस आंसर करे। इट्स आवर ऑनर आल्सो कि आप इतना टाइम निकाल के और इतने अच्छे से आपने क्वेश्चंस आंसर किए। आई एम श्योर ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इनफैक्ट कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं है, लाइक यू सेड, कि जहाँ पे जो गाइडलाइंस भी है मेडिकल्स के लिए उसमें क्लैरिटी नहीं है कि मतलब कंक्लूड नहीं कर सकते आप कि ये होगा या नहीं होगा, टेम्पररी होगा, परमानेंट रिजेक्शन होगा, या जैसे आपने बोला कि मुझ में कमी है भी कि नहीं है। तो खुद कंक्लूड करना गलत है। एंड आई एम श्योर वी विल आल्सो लुक फॉरवर्ड टू और सेशंस के लिए आपके साथ। It will be our honor also, and definitely we will contact the references you have given. Thank you so much, sir. Have a good day. Bye bye. Thank you.